सभी को नमस्कार। A1 IAS की आज की इस YouTube क्लास में आपका स्वागत है। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक मेंस के क्वेश्चन की, और दूसरी बात हम ये करेंगे कि मेंस के क्वेश्चंस को आप डील कैसे करें। कोई भी मेंस का क्वेश्चन आ जाए उसे हम डील कैसे करें, क्या क्या क्लूज होते हैं, क्या क्या पिन पॉइंट हैं जिसे हम मेंस के क्वेश्चन में ध्यान रखें, उसके बाद मेंस के क्वेश्चन आसानी से डील हो जाए। तो दो मुद्दों पे बात करना है। तो एक तो मेंस का क्वेश्चन भी उसी एग्जाम्पल में सेट करके एक मेंस का क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, और साथ साथ हम ये भी जान लेंगे कि हम कोई भी लंबा टाइप का क्वेश्चन आ जा रहा है तो उसे हम डील कैसे करें, कैसे टू द पॉइंट रहें। और आपको ये भी पता है टू द पॉइंट रहने से हमें हमें कहीं ना कहीं नंबर अधिक मिल जाते हैं। उसी का तो सारा गेम है, उसी पर तो हमारा सिलेक्शन निर्धारित है। तो चलिए बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे यही क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहली बात आपको देखना होता है कि हम उसे टेकल कैसे करें, हम उसे अलग अलग करें कैसे, टू द पॉइंट रहें कैसे। तो उसके लिए थोड़ा सा ग्रामर यूज करना होता है, हल्के फुल्का ग्रामर की समझ आपको होगी, हल्का फुल्का होगी। जैसे किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे लिए वो आसान हो जाए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी पूरे क्लॉज में, पूरे पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन में इसमें ढूंढना होता है आपको कंजंक्शन। हमें दो सेंटेंस का जोड़ देखना होता है कि कहां दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं। इस पूरे पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन में इसमें हमें हर एक सेंटेंस को अलग करना है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमेशा एक बात ध्यान में रखिए मेंस का एग्जाम देते समय कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मतलब जो पूछा जाए वही बताना है, इधर उधर नहीं होना है। इधर उधर हुए तो फिर आपकी एनर्जी वेस्टेज होगा। आप लिखते समय भी ध्यान रखोगे, लिखते समय आपके भी दिमाग में आ जाएगा यार कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उस स्पीड में लिख रहे हो, चलो ठीक है गड़बड़े हो रहा है, लिख जा रहे हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन में दो तीन बातों का ख्याल रखना है, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन नहीं छोड़ना। क्वेश्चन तो आपको छोड़ के आना ही नहीं है, पहला क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन छूटा फिर अगले साल की तैयारी करो, तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन ना छूटे उसके लिए ये तरीका, जैसे इसमें क्या कह रहा है, इसमें हम छांटना शुरू करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है, और उसमें कंजक्शन छांटते हैं और चीजों को अलग करते हैं। कितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, कह रहा है बिहार राज्य की बात कर रहा है। चलो बिहार राज्य, तो बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मेजर नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहा है। मेजर नेचुरल रिसोर्स, बिहार राज्य में प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के नाम लिखिए। यहां एक कंजक्शन फुल स्टॉप आया। मतलब हम अगर जो बात करें तो बिहार राज्य में, इस क्वेश्चन में हटना शुरू करें, बिहार राज्य में पूछ रहा है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। इसका मतलब क्वेश्चन की शुरुआत में जिसके बारे में एक्सप्लेन करना है वो बिहार राज्य के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, फिर फुल स्टॉप दे दिया, फिर फुल स्टॉप दे दिया, है ना। फिर कह रहा है आउट ऑफ दीज, इनमें से किसी दो को चुनिए, सेलेक्ट एनी टू। कह रहा है इनमें से किसी दो को चुनिए, इन्हीं दो को चुनिए। फिर एक कंजंक्शन दिया, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, इनमें से दो का चुनाव, इनमें से किसी दो को चुनना है। तो ऐसे ध्यान देना होता है, पहले ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के नाम लिखिए, प्राकृतिक संसाधन के नाम बताने हैं। फिर कह रहा है इनमें से किसी दो को चुनिए, दो को चुनिए, फिर एंड लगा दिया, तथा लगा दिया। फिर कह रहा है उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं। दो को चुनना है और उन क्षेत्रों को दर्शाना है, दर्शाना है जहां ये पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट, फिर तो देखो जहां ये पाए जाते हैं, फिर एक कंजक्शन लगाया, और बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए।
प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के बारे में लिखना है। इसमें से किसी दो का चुनाव करके उनके क्षेत्रों को दर्शाना है जहां ये पाए जा रहे हैं, और इनका इनका आर्थिक विकास में महत्व। इनका आर्थिक विकास में महत्व। सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन को छांटना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से छांटना है। अब जब आप ऐसे क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर लिए, क्वेश्चन को तोड़ दिए, कह सकते हैं क्वेश्चन का संधि विच्छेद कर दिए, क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेटिंग में कर दिए, तो अब आप टू द पॉइंट रहोगे कि स्टार्टिंग में हमें प्रमुख प्राकृतिक संसाधन लिखने हैं, इसमें से किसी दो को चुनना है, उनको क्षेत्रों को दर्शाना है, और इनका आर्थिक विकास में, बिहार के आर्थिक विकास में, भारत के आर्थिक विकास में, क्योंकि यहां दिया नहीं, बिहार अच्छा दिया है, बिहार के आर्थिक विकास में इसके महत्व की चर्चा करें तो बिहार राज्य में, मतलब सारा तीनों तीनों क्वेश्चन बिहार राज्य से ही संबंधित है। अब ऐसे समझो, शुरू करते हैं, मान लेते हैं ये क्वेश्चन हम शुरू करें, तो इन तीनों की बात हम ध्यान से करेंगे, इन तीनों की बात हम ध्यान से करेंगे। जैसे इसी पर हम देखते हैं, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। अगर जो हम इसमें इंट्रोडक्शन 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 हेडिंग नहीं करेंगे, आप इंट्रोडक्शन में हम डालेंगे क्या, तो बिहार राज्य में प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, बिहार राज्य की ज्यादा से ज्यादा आप लोकेशन लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद प्राकृतिक संसाधन के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन के बारे में लिख सकते हैं, है ना। कोई कोटेशन दे सकते हैं, जैसे एक ज्योग्राफर थे जिमरमैन। जिमरमैन कहते हैं संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। जैसे जिमरमैन ने, जैसे सॉयल, मिट्टी, संसाधन होते नहीं बनते हैं, और प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। सॉयल एक संसाधन है, वो भी नेचुरल, और अगर जो नेचुरल संसाधन है तो जब तक आप इसका यूज नहीं कर रहे हो तब तक ये संसाधन नहीं है। मतलब सॉयल का यूज नहीं है तो ये संसाधन नहीं है, और अगर जो आप सॉयल का यूज कर ले रहे हैं तो ये संसाधन है। जैसे सनलाइट, आज के 20 साल पहले तक सनलाइट का कोई यूज नहीं करता था तो वो संसाधन नहीं था। अब सनलाइट, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग होता है, मानव जीवन में उसका प्रयोग होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उससे, सोलर वोल्टाइक सेल से वो चार्ज होता है, उसका स्टोरेज होता है, तो वो संसाधन है। तो प्राकृतिक, इसमें भी संसाधन, अगर जो जिमरमैन का अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं तो इसे बनाया जाता है संसाधन, और उसमें भी प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जिसे नेचर ने दिया, इंसान के बस की बात नहीं है। और फिर कह रहा है बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधन की बात, तो आप इंट्रोडक्शन इतना करके आप आगे बढ़ जाओगे। भाई नेचर का प्राकृतिक संसाधन में क्या होते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, एग्जाम्पल दिए, कई सारे एग्जाम्पल दिए, और उसमें भी प्राकृतिक संसाधन की चर्चा अगर जो की जा रही है तो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में दो चलने लगे। फिर दूसरा इसमें देखो क्या कह रहा है, दूसरा, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन की चर्चा करें। अब प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, बिहार में प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, बिहार के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार, मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार। मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ऐसे भी फिगर बना सकते हो, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर लिखना है तो फिगर फ्लो चार्ट में ज्यादा बातें लिखोगे, साथ साथ पेज भी भरना चाहिए, क्योंकि 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और 38 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब 3.5 पेज तो आपका भरना ही चाहिए, कम से कम 300 से 400 शब्द तो आप इसमें लिखोगे ही। तो मेजर मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार, आप यहाँ हेडिंग कर देना है कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार,
बिहार के प्राकृतिक संसाधन। अब बिहार के प्राकृतिक संसाधन क्या है? बिहार में प्राकृतिक संसाधनों की अगर जो हम बात करें, प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, तो सॉयल प्राकृतिक संसाधन है बिहार में। बिहार में अगर जो प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो फॉरेस्ट प्राकृतिक संसाधन है। बिहार में अगर जो प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो मिनरल रिसोर्स, खनिज संसाधन, संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, ये भी प्राकृतिक। बिहार में अगर जो प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो रनिंग वाटर, बहता हुआ जल प्राकृतिक संसाधन है। बिहार में अगर जो प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो अंडरग्राउंड वाटर, भूजल प्राकृतिक संसाधन है। कितने प्राकृतिक, बिहार में अगर जो बिहार में अगर जो प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो बिहार में 300 दिन से ज्यादा सनलाइट रहती है, तो सूर्य प्रकाश भी प्राकृतिक संसाधन हो गया। अब हिमाचल, जम्मू कश्मीर में इतना दिन सनलाइट नहीं रहेगी, लेकिन बिहार ट्रॉपिकल रीजन में है, यहाँ 300 दिन कम से कम सनलाइट रहती है, प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधनों की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, ऐसे भी कर सकते हो, अच्छे से बनाया, पूरा गोला बनाया प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। नेचुरल, सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स। ध्यान रखना, मानव निर्मित रिसोर्स नहीं पूछा है यहाँ। भड़ास उतारने के लिए आपको ये नहीं पूछा, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में नहीं पूछा, प्राकृतिक संसाधन पूछा है। और प्राकृतिक संसाधन का सीधा सीधा मतलब जिसे नेचर ने बनाया है, जिसे नेचर ने बनाया है, कोई भी दो दर्शाना है। अब आप यहां भी लिख दिए, यहां भी लिख दिए, बिहार राज्य के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के बारे में, वन संसाधन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, सूर्य प्रकाश, मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्स, जल संसाधन। जल संसाधन में ही दोनों कर दीजिएगा, भूजल और बहता हुआ जल दोनों कर दीजिएगा। वन, खनिज संसाधन, आदि एक्सेट्रा। तो प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के बारे में तो अब बेटा इसका एक एक हेडिंग डाल के आपको इसको इसके बारे में बता देना है, और और इसके बारे में भी बताना है, और इसका भी मैप बनाना है, इसका भी मैप बनाना है। इसके बारे में बताए और इसका भी मैप बनाए, इसे भी मैप में दर्शाना, बोला नहीं है लेकिन इसे भी मैप दूसरी बात में करना है। जैसे एक मैप बनाए, एक मैप बनाए, आप पहले वाले को दर्शा दिए, यहां वन संसाधन है, यहां वन संसाधन है, यहां कुछ बिहार में वन संसाधन है ना, यहां वन संसाधन लिख दिए, ये पहला लिख दिए, पहला ये पहला है, यहां कुछ वन संसाधन है इधर, ये पहला, ऐसे दर्शा दिए। सॉइल पूरा उसमें दर्शा दिए, सूर्य का प्रकाश ये भी संसाधन दर्शा दिए, मृदा दर्शा दिए कि मृदा कैसी कैसी मिट्टी है, सॉइल लिख दिए, ये सॉइल। जल लिख लिए, गंगा नदी को दर्शा दिए, और तमाम सारी नदियां दर्शा दिए। उसके बाद जल के बारे में, नदियों को दर्शा दिए, जल संसाधन भी है ना। खनिज संसाधन के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में दर्शा दिए कि इधर एक खनिज संसाधन है, और सबके बारे में आपको लिखना है हेडिंग डाल के कि भाई वन संसाधन के बारे में, वन संसाधन तो आपको लिख लें। बिहार में वन शिवालिक पर्वत के सहारे तराई और भाभर रीजन में ये वन मिलते हैं। इन वनों में, वनों का प्रकार उष्णकटिबंधीय, वनों का प्रकार क्या है? उष्णकटिबंधीय। दूसरे तरीके से मैं हेडिंग कर दे रहा हूं वन संसाधन के बारे में। वन संसाधन आप हेडिंग किए, फॉरेस्ट रिसोर्स। तो बिहार में वन संसाधन के बारे में अगर जो हम बात करें तो बिहार में वन संसाधन, बिहार में वन संसाधन, ये बिहार में उत्तरी बिहार के अंतर्गत,
उत्तरी बिहार के अंतर्गत बिहार में वन संसाधन उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेट एंड ड्राई, ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेट एंड ड्राई फॉरेस्ट यहां मिलता है। तो यहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र और इधर उष्णकटिबंधीय आर्द्र और इधर उष्णकटिबंधीय शुष्क। एक मिनट बेटा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और इधर भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र। और फिर से इस पूरे रीजन में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन मिलते हैं। तो यहां भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़, यहां भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़, ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेट, ये भी ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस वस, और पूरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन मिलते हैं। ये वन संसाधन हो गए बिहार में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में आता है और पूरा बिहार का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में आता है। इसको 2 लाइन आपको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद इसी को लिख लेना है। फिर दूसरा, सूर्य प्रकाश के बारे में लिख दिया, आपको ये भी हेडिंग डालना है। बिहार के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में होने के कारण, हिमालय के दक्षिण में होने के कारण यहाँ लगभग 300 दिन औसत धूप होती है, जो वर्तमान में एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में प्रयोग होता है। आप 2-4 उदाहरण लिख दिए, जैसे जमुई में सोलर फोटोवोल्टाइक सेल लगाया गया है, फ्लोटिंग फोटोवोल्टाइक सेल लगाया गया, 2-4 उदाहरण आपको याद हो लिख दिए। मृदा संसाधन के बारे में लिख दिए, पूरा बिहार लगभग पूरा का पूरा लगभग 99% से ऊपर का एरिया, इसके बराबर का एरिया गंगा के बेसिन में है, गंगा नदी बेसिन में है। और गंगा नदी बेसिन में होने के कारण यहां प्रमुखता से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और उत्तरी बिहार में अलग टाइप की मिट्टी और दक्षिणी बिहार में अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी बिहार में अलग, उत्तरी बिहार की मिट्टी का नाम बता दिए, दक्षिणी बिहार की मिट्टी का नाम बता दिए। इस पर तो यूट्यूब पर क्लास ली गई, पिछला देखो। उत्तरी बिहार की मिट्टी का नाम बताया कि भाई तराई मिट्टी है, खादर मिट्टी है, दोमट मिट्टी है या इसे बाल सुंदरी। दक्षिणी बिहार की मिट्टी का नाम बता दिए, टाल है, कैरल केवाल है ना, बलथर है, ऐसे ही बलथर है, कैरल केवाल, टाल, कैरल केवाल, फिर भांगर है, फिर बलथर है, फिर रेड एंड येलो है। तो ये कैसे कैसे संसाधन है, जो भी आपको संसाधन के बारे में देख रहा है। तो मृदा संसाधन के बारे में बता दिए, मृदा संसाधन के बारे में, जल संसाधन के बारे में बता दिए। जल संसाधन के मामले में तो बिहार अग्रणी है। जल संसाधन बिहार में गंगा नदी है, गंगा नदी में जल की कभी कमी नहीं होती। बिहार में गंगा नदी और गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है, और ये सारी नदियां, गंगा और उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब बाईं ओर से सहायक नदियां, ये सारी नदियां पेरिनियल हैं, सदावाहिनी हैं। और ये सारी नदियां, इनमें पानी हमेशा रहता है। पानी हमेशा रहने के साथ साथ ये अंडरग्राउंड रिचार्ज में भी आगे हैं। बाढ़ के बाद बिहार के उत्तरी मैदान में खासकर अंडरग्राउंड वाटर बढ़ जाता है बेटा। 30 फीट पे बिहार में ऐसी ऐसी जगह जहां 30-30 फीट पे भी पानी मिल जाता है। तो जल संसाधन के मामलों में भी ये आगे है। हालांकि इसका वितरण असमान है, कहीं बहुत ज्यादा अंदर तक जाने में पानी नहीं मिलता, कहीं पहले ही मिल जाता, लेकिन कुल मिला जुला के एवरेज कहें तो जल संसाधन के मामले में भी बिहार आगे है। फिर से अगली बात क्या है, जल संसाधन, रनिंग वाटर। जो खनिज संसाधन के मामले में मिनरल रिसोर्स के मामले में दक्षिणी बिहार अग्रणी है, दक्षिणी बिहार में संकेंद्रित है मिनरल रिसोर्स के मामले में।
दक्षिणी बिहार संकेंद्रित है। दक्षिणी बिहार में बेटा पहला दक्षिण पश्चिम बिहार, ये दक्षिण पश्चिम बिहार जहां विंध्यन संरचना है, यहां चूना पत्थर, एस्बेस्टस, पाइराइट मतलब अलौह खनिजों की प्रधानता है इस जगहों पर। तो दक्षिणी बिहार संकेंद्रित है जिसमें साउथ वेस्ट बिहार में विंध्यन संरचना, चूना पत्थर, पायराइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर, ये सब मिलता है जो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ औरंगाबाद से लेके बांका तक दक्षिण बिहार जो छोटा नागपुर पठार का भाग है, दक्षिण बिहार जो छोटा नागपुर पठार का भाग है, यहाँ अलौह और लौह दोनों खनिज संसाधन पाए जाते हैं। साथ साथ यहाँ बहुमूल्य खनिज भी पाए जाते हैं। खनिज पाए जाते हैं। आप इसके बारे में लिख दिए, इसके बारे में भी यूट्यूब पर क्लास ली गई है खनिजों के बारे में। तो आपको इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए होलिस्टिक लगभग सारा डिटेल आपको पता होना चाहिए। विंध्यन संरचना में क्या क्या पाया जा रहा है, दक्षिणी बिहार में क्या क्या पाया जा रहा है, कहाँ गया में यूरेनियम पाया जा रहा है, क्वार्टजाइट पाया जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, मुंगेर में आने के बाद वो जो गन पाउडर भी मिलता है। फिर आपका बिहार के भागलपुर, पूर्णिया वगैरह क्षेत्र में चाइना क्ले मिलता है। भागलपुर के राजमहल कोल फील्ड में कोयला मिलता है। फिर आपका यहीं सोना मिलता है, लगभग 46% रिजर्व इस समय सोना जमुई में है, क्योंकि धारवाड़ चट्टाने हैं यहाँ। तो मिनरल रिसोर्स के बारे में आप थोड़ा सा कर दिए। इस तरीके से आप इतनी हेडिंग करके आप पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे, प्राकृतिक संसाधन, और उसका प्राकृतिक संसाधन वन संसाधन का जवाब दे दिए, सूर्य के प्रकाश का जवाब दे दिए, मृदा संसाधन का जवाब दे दिए, जल संसाधन का जवाब दे दिए, उसके बाद खनिज संसाधन का जवाब दे दीजिए। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। फिर कह रहा है प्राकृतिक संसाधन, ये पहला पार्ट हो गया। फिर कह रहा इनमें से किसी दो को चुनिए। दो को चुनने के बाद उस क्षेत्रों को दर्शाइए जहां वो पाए जाते हैं। दो को चुनना है और उन क्षेत्रों को दर्शाना है जहां ये पाए जाते हैं। फिर इनका आर्थिक विकास में महत्व, सिंपल सा आर्थिक विकास। दो को चुनना है, इसमें से आप किसी दो को चुन लीजिए। जैसे अगर जो मैं आपको क्लू दूं, सबसे आसान चुनना है जो आसानी से आप टैकल कर सको। जैसे आपने चुन लिया सबसे आसान में, अब आसान में सॉइल चुन सकते हैं, मिनरल चुन सकते हैं, हो गया। इनमें से किसी दो को चुनिए और उसके बाद इनका योगदान, आर्थिक विकास में योगदान कीजिए। तीसरा क्वेश्चन यही तो कह रहा है, तीसरा पार्ट। दो को चुनना है, क्षेत्रों को दर्शाना है कहाँ वो पाए जाते हैं, आर्थिक विकास में महत्व, इसको दर्शा दीजिए। तो दो को चुनना है, एक चुनना है पहला मृदा संसाधन, दूसरा चुनना है खनिज संसाधन, और इनका आर्थिक विकास में। तो आप दर्शाइए, मैप बना लीजिए। मैप बनाने के बाद आप पहले मृदा के बारे में बता दिए कि भाई ये पूरा मृदा संसाधन है। ये पूरा मृदा संसाधन है, उसमें भी गंगा के द्वारा निक्षेपित मृदा है। पहला तो आपने ये दर्शा दिया। दूसरा आपने क्या दर्शा दिया, इधर ये बिहार के खनिज हैं, ये बिहार के खनिज संसाधन हैं। खनिज संसाधन के बारे में बता दिए। मृदा और खनिज को बताने के दौरान आपने इसके बारे में बता दिया थोड़ा सा। मिनरल रिसोर्स में इधर विंध्यन संरचना के मिनरल मिल रहे हैं, इधर आर्कियन धारवाड़ संरचना के मिल रहे हैं। आर्कियन धारवाड़ संरचना में क्वार्ट्ज, लौह अयस्क, जो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, क्वार्ट्ज, लौह अयस्क, यूरेनियम भी मिल रहा है, माइका भी मिल रहा है, अभ्रक,
इसी में सोना भी मिल रहा है, इसी में इधर आने के बाद, यहाँ आने के बाद राजमहल कोलफील्ड में कोयला भी मिल रहा है। पूर्णिया के आसपास यहाँ चाइना क्ले भी मिल रहा है, चीनी मिट्टी, है ना। तो ये सारे विंध्यन संरचना में चूना पत्थर, पाइराइट। आप प्रमुख प्राकृतिक संसाधन बता दिए, क्वार्ट्ज भी मिलता ही है, क्वार्ट्ज। और सॉइल के बारे में अब इनको देखना है, सॉइल के बारे में हमें लिखना है, ये तीसरा जवाब। इसमें से आर्थिक विकास का इन क्षेत्रों को दर्शाए जहां पाए जाते हैं, इसका आर्थिक विकास में, बिहार के आर्थिक विकास में महत्व बताइए। तो इसका बिहार के आर्थिक विकास में आप कैसे महत्व नहीं बता सकते। मिट्टी का क्या महत्व है, मिट्टी, मृदा का महत्व। तो हम बात कर रहे हैं मृदा संसाधन, मतलब मृदा संसाधन का और खनिज संसाधन का बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या प्रयोग है, उसका क्या रिलेवेंट है, इसी पर हम बात कर रहे थे। दो खनिजों को या दो प्राकृतिक संसाधनों को लेना था। दो प्राकृतिक संसाधनों, हम इन्हीं को ले रहे हैं, दो प्राकृतिक संसाधन। जैसे मिट्टी की बात करें, मृदा की बात करें, तो मृदा मृदा प्राकृतिक संसाधन है, क्रस्ट के ऊपर ये प्राकृतिक संसाधन है। इस पे क्या होता है, इस पे सबसे ज्यादा जरूरी कृषि। अब खुद समझिए, कृषि और इससे कृषि उत्पाद, कृषि और कृषि उत्पाद। अर्थव्यवस्था में मृदा प्राकृतिक संसाधन कैसे रोल प्ले कर रहा है। पहला, कृषि पर भारत की लगभग 60% और बिहार की लगभग 70% जनसंख्या निर्भर है। तो जाहिर सी बात है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर जो रोजगार दे रहा है तो इनकी कहीं ना कहीं आय बढ़ा रहा है, इनकी कहीं ना कहीं आय बढ़ा रहा है, ये खर्च कर रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ रही है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, उनकी मांग बढ़ रही है, जैसे वो भी बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज आप समझते हो। कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद क्या करते हैं, कृषि उत्पाद जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में कृषि उत्पाद जाते हैं और यहां से कृषिगत आय निकलती है। जैसे कृषि उत्पाद गेहूं जा रहा है, विनिर्मित हो रहा है, कृषि उत्पाद गेहूं जा रहा है, इधर से इनको कृषि उत्पाद का रुपया मिल जा रहा है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, आटा बन के इनके पास आ रहा है, आटा बन के इनके पास चला आ रहा है, और फिर यहां से फिर से इनको इनकम हो जा रहा है। बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, कहीं ना कहीं मृदा से कृषि, कृषि से मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे ही गेहूं की जगह कर देंगे आलू, कोई उदाहरण, आलू, आलू से आय हुई, फिर चला गया चिप्स, केला, चिप्स बन गया, रुपया इधर चला गया। फिर से लीची, लीची का जूस पैक होके इधर चला गया, उत्पाद, कृषि उत्पाद लोगों के पास चला आया, लोगों के पास चला आया, मांग बढ़ गई, है ना। तो बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है। लोगों के पास चला आया, इनकम बढ़ गई, ये लोगों के पास चला गया, आलू, लीची, केला, आम, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैंगो शेक बन गया, जो भी, और उसके बाद फिर ये लोगों के पास चला, इनकम बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था या बिहार के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मृदा, उससे संबंधित कृषि और कृषि उत्पाद, और कृषि में दुनिया भर के उदाहरण दे सकते हैं, चावल, गेहूं, बैम्बो, आम, लीची, दलहन, तिलहन, सुगर केन, गन्ना, जो भी एग्जाम्पल आपको देना है। दूसरा, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन का क्या रोल है। खनिज संसाधन ये भी प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन है। खनिज, खनिज उद्योगों की मांग, खनन, खनिज संसाधन, खनिज उद्योगों की मांग उद्योग में होती है।
उद्योग में होती है। खनिज उद्योगों में जो मांग होती है वो लेबर की होती है, मजदूर की होती है। तो इसका फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज यहां भी है। फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज है। उद्योग क्या करते हैं, खनन उद्योग से यहां मांग बढ़ती है जिससे इनमें इनमें इनकम होता है। खनन उद्योग से फिर कहीं ना कहीं दूसरी इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री को खनन उद्योग चाहिए, आयरन ओर चाहिए बेटा, कॉपर चाहिए, कोयला चाहिए, जैसे ताप विद्युत। अब आप कर सकते हो स्टील इंडस्ट्री का क्या रोल है हमारे अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स आप पढ़े होगे। 8 कोर सेक्टर में, 8 कोर क्षेत्र में स्टील आता है, 8 कोर क्षेत्र में कोयला आता है, 8 कोर क्षेत्र में थर्मल पावर आ रहा है, 8 कोर क्षेत्र में सप्लाई ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ रहा है। अर्थव्यवस्था में इसका रोल आप कर दिए। और कुछ भी कर सकते हो। हम तो कह रहे हैं कि दो हमने लिया, एक मृदा लिया, एक हमने खनिज उद्योग लिया। आपका मन करे वन ले लो, वन। वन कैसे? वन मांग करता है, ये भी कहीं ना कहीं वन मांग करता है मजदूर की। और ये फिर फॉरवर्ड लिंकेज क्या है, वन उत्पाद। अगर जो मजदूर मिलेंगे वन में तो वन उत्पाद मिलेगा, लकड़ियां, माचिस उद्योग। तो माचिस उद्योग होगा तो अर्थव्यवस्था में पत्तल उद्योग, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प उद्योग में काम आ रहा है, अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। सूर्य का प्रकाश ले सकते हो, सूर्य का प्रकाश 300 दिन हमारे यहाँ धूप मिलती है, 300 दिन धूप मिलती है तो फोटोवोल्टिक चार्ज हम ज्यादा कर सकते हैं, वो सोलर पैनल लगा लिया। आजकल तो प्रधानमंत्री सोलर कुछ करके प्लान है बेटा, शायद आप उसे अच्छे से जानते होंगे, पॉलिसीज वगैरह में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे कुछ प्लान भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें भी कर सकते हो। तो दो को लेना है, क्वेश्चन में क्या पूछा, दो को कि नहीं, दो को, तो दो को ही लेना है। दो को बता दिया, और आप कितना भी बता सकते हो। क्लियर? तो अंतिम बात, अब जब तक आप टू द पॉइंट नहीं लिखोगे, आपको समझना होगा कि हमसे पूछ क्या रहा है। जब तक आप टू द पॉइंट नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट हिट करना पड़ेगा, तब आपका दुश्मन मरेगा। दुश्मन मरने का मतलब तब आपको सफलता मिलने वाली है, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगी सफलता। बात ध्यान रखना है। और टू द पॉइंट लिखने के लिए, इसीलिए तो हम लोग हैं, इसीलिए तो हम गाइड करने के लिए हैं कि भाई आपको आपकी कमियां बता दें, कैसे कैसे हमें टैकल करना है क्वेश्चन को, वो आपको बता दिया। जैसे राम को रावण से लड़ना था, सिंपल सी बात, राम को रावण से लड़ना था, सीता को हर के वो लेके चला गया रावण। राम ने क्या किया, सिर्फ वो सीता को नहीं ढूंढ रहे थे, रावण के बारे में भी उन्होंने पता किया। तो जंगल में टहलते टहलते कोई ऋषि उन्हें क्या बता रहा है, पहला तो राम जी ये जान लीजिए कि रावण नाम का जो दैत्य है वो देवताओं की मदद से तो नहीं मरेगा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने ब्रह्मा से वरदान लिया है कि देवता उसे ना मार पाए। तो पहले आपको उसे मारने के लिए देवताओं की तो सहायता नहीं, देवता नहीं सहायता कर सकते आपकी, तो देवता से वो मरेगा ही नहीं। इसका मतलब जब उन्हें लड़ाई करनी थी लंका में तो वो सिलेबस पता कर रहे थे कि हम टू द पॉइंट हिट करेंगे। देवता से नहीं मरेगा तो मरेगा किससे, इंसान से मरेगा। मरेगा किससे, बंदर से। मरेगा किससे, भालू से। जुटाया सबको, तो सबको जुटाया, फिर सिलेबस पता किया, हनुमान को भेजा, लंका जाओ सब कुछ देख के आओ, सिलेबस क्या है। वो आदमी गया लंका, उसके बाद सिलेबस पता किया कि भाई कैसे कैसे है, और उस आदमी में इतनी क्षमता थी, जला दिया आधा लंका। आधा लंका जला के आया, फिर ये लोग पुल बांध के लंका पहुंचे, फिर भेजा सिलेबस पता करने, अंगद जाओ फिर से पता करो शत्रु दल में कितनी ताकत है। अंगद इस तरीके से पता किए, पांव जमा दिए, बोले दम है तो उखाड़ के दिखाओ। उन्होंने उखाड़ पाया, पता हो गया सिलेबस कोनो इसमें है नहीं, सब कागज के शेर हैं, एक बार में ढेर करना है। पता नहीं, पता नहीं राम के रहने में जितनी सच्चाई है उतना उसके विरोधी भी हैं। थे नहीं थे, कुछ लोग मानते हैं थे, कुछ लोग मानते हैं नहीं थे, लेकिन बेटा हमारी पढ़ाई में इतना तो काम आ सकता है ना। ये चीज तो हमारी पढ़ाई में यूज हो सकता है कि कम से कम किसी से लड़ाई करनी हो, किसी भी एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिट करना हो, तो उसका सिलेबस तो हमें पता होना चाहिए, क्या वो पूछ रहा है। अगर जो वो नहीं जानेंगे तो फिर हम उस जीत कहां पाएंगे। तो इस कहानी से कम इतना तो ज्ञान मिलता है।
और किस लिए कहानी हम सुन रहे हैं? क्लास 5 तक इसलिए हमें स्टोरी ही सुनाई जाती है हिंदी की किताबों में। वो स्टोरी किस लिए है? इंटरटेन के लिए नहीं, आपको एक विजन दे। राम की कहानी सुनाई जा रही है, क्यों? सिर्फ इसलिए कि बाण चल रहा है इधर से इधर, कुछ नहीं, सिर्फ हमें एक विजन के लिए सुनाया जा रहा है। हम कैसे क्वेश्चन आज टिकल कर सकें, कैसे हम अपने सिलेबस को अच्छे से मोड़ सकें, अपने फेवर में कर सकें, तो पहले आपको ठीक से समझना होगा कि कौन क्या डिमांड कर रहा है। जैसा डिमांड वैसा आप सप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिक नंबर मिलेगा। ये कहानी और क्या शिक्षा दे रही है? क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।